बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। आज मैंने आप सबको तकलीफ़ इसलिए दी कि जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ होती है पर्टिकुलरली सिटी एरिया की, जिसमें सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हैं, उसके हवाले से मैं थोड़ी आगाही आपकी मदद से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार के कितने % टैक्सेस हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है। बेसिकली ये शायद मुझे काम पहले करना चाहिए था, लेकिन चलें देर आई दुरुस्त आई, हम आज आपके सामने बैठे हैं। बताने का बेसिक मकसद ये है कि जब टैक्सेस मैं आपको बताऊँगा, तरीक़ेकार बताऊँगा, तो लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इस तरीक़ेकार को फॉलो करें। और अगर इस दफ़्तर का कोई बंदा अगर इन्वॉल्व है और आपसे उस टैक्स से ज़्यादा पैसे मांगता है, तो बराए मेहरबानी मैं दफ़्तर में मौजूद होता हूँ, मेरे दफ़्तर के दरवाजे खुले होते हैं, किसी की रोकथाम नहीं है, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। बराए मेहरबानी मुझे आके ज़रूर बताएं। आप तमाम की मदद मुझे चाहिए। इस मीडिया के लोग, आप सोसाइटी के लोग भी हैं, ऊपर से आप ये सोशल मीडिया के और जनरली जो हमारे नेशनल चैनल्स हैं वो भी उसमें ये आपके पास हैं। तो मैं आपकी मदद से लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो तरीक़ेकार मैं बताऊँ उसको काइंडली फॉलो किया जाए। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स लोग रजिस्टर करवाने आते हैं वो मेजॉरिटी 7 किस्म के होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल डीड। सेल डीड वो है कि मैं अपनी ज़मीन आपको बेचना चाहूँ या आप ज़मीन मुझे बेचना चाहें, तो ये सेल डीड कराई जाती है। उसको रजिस्टर सब रजिस्ट्रार करता है और फिर उसको रजिस्टर सेल डीड कही जाती है। ये मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट है जिस पे हम लोग एज सरकारी ऑफिस ख़राब भी होता है कि सरकारी ऑफिस पैसा मांग रहा है और ज़्यादा उस पर जो है ना टैक्स से ज़्यादा मांग रहा है। तो मैंने डीसी ऑफिस में 3 जगहों पे नीचे आपने देखा होगा, आप रिकॉर्ड भी करेंगे उसको, मैंने वो बैनर आवेदा कर दिए हैं। हमने ये बता दिया है कि किस डॉक्यूमेंट पे कितना टैक्स लगेगा। मैं दोबारा आपको शॉर्ट सा ब्रीफ कर दूंगा। अगर मैं सेल डीड की बात कर रहा हूँ तो उस पर सबसे पहला टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब ये है कि स्टैम्प पेपर्स जो इशू होते हैं उसकी मद में वो ड्यूटी ख़जाने ऑफिस में जमा होती है और उसके एवज से आपको वो स्टैम्प पेपर मिलते हैं। और उसके बाद वो बंदा वसीका नवीज़, जो कि बाहर बहुत सारे वसीका नवीज़ हैं अपना कारोबार कर रहे हैं, वो वसीका नवीज़ से लिखवाता है अपनी रजिस्ट्री, सारी चीज़ें लिखवाता है कि जी वो मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, वो सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है। जब वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक टैक्स लगा हुआ है जो कि स्टैम्प ड्यूटी है। वो 2% टैक्स, यानी 2% किसका, जो सरकारी वैल्यूएशन टेबल है। सरकारी वैल्यूएशन टेबल हमारे पास भी कॉपीज़ मौजूद हैं, तमाम वसीका नवीज़ के पास मौजूद हैं, वो कॉपीज़ हमारे ख़जाने ऑफिस में मौजूद हैं। तो वो उस कॉपी से पता चल सकता है कि जी मेरी ज़मीन मिसाल स्पिनी रोड पे है या इस मौज़े में है, तो उस पर सरकारी रेट क्या है। वो उस सरकारी रेट को डीसी रेट कहा जाता है और डीसी रेट के मुताबिक अगर 1 लाख लिखा हुआ है पर एकड़ फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 4 फुट बेच रहा है या 10 फुट बेच रहा है, अपना रेट निकाल ले और उसके मुताबिक 2% का उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जब वो स्टैम्प उसका रिसीव ले लिया उसने ख़जाने ऑफिस से, रजिस्ट्री लिखवा ली, तो वो रजिस्ट्री बमा पार्टीज़ हमारे दफ्तर आ जाएगा। जब हमारे दफ्तर आएगा तो हमारा एक क्लर्क उसको सब रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश करेगा और सब रजिस्ट्रार साहब उससे पूछेंगे कि भाई ये जो फ़र्द तुम्हारी लगी है वो ज़रा उसकी जेन्युइनिटी चेक करेंगे, जिस पे लिखा होगा कि जी इरफान इमरान को मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो इरफान के नाम फ़र्द इशू होनी चाहिए तहसीलदार से, वो उस पर लगी होगी। साथ ही वो तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है एज़ पर लॉ पूछने की कि जी इरफान साहब आपने ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपको पैसे मिल गए हैं इमरान साहब की तरफ से। वो कहेगा अगर मिल गए हैं और इमरान साहब से पूछा जाएगा कि जी आप अपना कब्ज़ा ले चुके हैं, और इमरान साहब ने कह दिया कि जी मैंने कब्ज़ा ले चुका हूँ, तो उसके बाद वो पार्टी जाएगी, साथ ही दूसरा कमरा है, अपनी तस्वीर ले लेगी। और तस्वीर लेने के बाद हमारा ही ऑफिस में एक क्लर्क बैठा हुआ है जो उसको चालान बना के देगा। वो चालान कौन कौन से होंगे? नंबर 1, वो FBR का टैक्स जमा कराएगा। FBR का टैक्स जो है, अगर वो बंदा बेचने वाला फाइलर है तो 1% है, अगर नॉन फाइलर है तो 2% है। तो वो अकॉर्डिंगली हमारा क्लर्क वो उसको ये चालान जो है ना FBR का ऑनलाइन अवेलेबल है, हम ही उसको निकाल के देंगे, क्योंकि FBR की वैल्यू भी हर जगह की ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारा ही क्लर्क उसको निकाल के देगा कि जी तुम्हारी जगह के मुताबिक ये FBR का टैक्स पड़ता है। एक चालान उसको वो दे देगा। साथ ही उसको CVT कहा जाता है, कैपिटल जो है वैल्यू टैक्स को, उसका चालान भी जमा करा के दे, मतलब बना के देगा। जो CVT है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है और वो सेल डीड पे 2% लगता है। तो मैं रिपीट कर जाऊँ, मैंने स्टैम्प ड्यूटी 2% बात की, मैंने FBR की बात की 1 या 2% एज द केस में बी, मीन्स इफ़ इज़ फाइलर तो 1%, नॉन फाइलर तो 2%। तीसरी मैंने कैटेगरी बात की CVT, वो 2% है, अगेन उसका भी चालान वो बना के देगा उसको। और फाइनली जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का टैक्स है वो भी 2% है, उसका चालान भी वो बना के देगा उसको। और आखिर में 1% जो है वो उस पर रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है, उसका चालान भी बना के देगा। तो ये 4 किस्म के चालान उस पार्टी को बना के दिए जाएंगे।
वो पार्टी उस चालान को लेके जाए, थोड़ी तकलीफ़ करनी होती है, वो चालान लेके जाए और बैंक में वो उस पे अमाउंट लिखी होंगी और वो जमा करे। उसके बाद वो वापस आ जाए, वापस आ गए, उन चालानों की कॉपी और बमा वो डॉक्यूमेंट उसने दफ्तर में जमा कराने। तो अगर वो जमा कराने के बाद किसी से पैसे मांगे जाते हैं कि जी मुझे ये पैसे दे दो तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो बराए मेहरबानी मेरी आप तमाम की मदद से ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना है कि मेरे पास ज़रूर आ जाए। आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, हो सकता है मैं अवेलेबल ना हूँ, किसी मीटिंग में गया हूँ, बट मैं डेली ऑफिस वाला बंदा हूँ और डेली काम निकालने वाला बंदा हूँ। तो बराए मेहरबानी आपको तकलीफ़ ये ज़रूर होगी कि आधा घंटा पौना घंटा अगर डीसी नहीं है तो को वेट कर लें, बराए मेहरबानी सोसाइटी को फ़ायदा दें, क्योंकि जब तक आपकी मदद एज इन सोसाइटी की नहीं होगी हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये आप सबकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। होता क्या है कि जब लोग बाहर लिखवाते हैं रजिस्ट्री, वहाँ से वो तय करके आते हैं कि जी वो कहता है कि जी मुझे मिसाल के तौर पे तुम्हारा 6,000 रुपये टैक्स है तो मैं तुमसे 10,000 ऊपर लूँगा फॉर एग्जांपल। तो वो पैसे बाहर दे के आता है, उससे हो सकता है मेरे दफ्तर के लोग भी शामिल हो। तो मेरी अगेन आप तमाम से गुजारिश है कि ये टैक्स मैंने आवेदा कर दिए हैं। आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा कंप्यूटर को जानता है, सोशल मीडिया हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद मैंने सेल डीड पे बात कर ली। सिमिलरली हमारे पास जनरल पावर अटॉर्नी है, हमारे पास गिफ्ट डीड है जिसको आप हिबा कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है ना वो बैंक का लोन होता है जिसको मॉर्गेज डीड कहा जाता है। ये 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स, विल होती है उसको रजिस्टर करना होता है। 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उस पे बैनर पे लगे हुए हैं और उन पे टैक्स किस किस किस्म का कितना परसेंट लगेगा वो भी लिखा हुआ है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये हमने उर्दू में तमाम जगहों पे पिस्मा कर दिया है। गेट के बाहर भी लगा हुआ है, गेट के अंदर भी 2 जगह लगा हुआ है। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि अगर डीसी ऑफिस में कोई आपसे इन टैक्सेस से ज़्यादा पैसे मांगता है तो डीसी को डायरेक्टली बताएं। कंप्लेन तो नॉर्मली बहुत सारी आती हैं, बंदा अननोन का एप्लीकेशन भी भेज देता है। बराए मेहरबानी आपकी सोसाइटी है, आप बाहर निकल के आएँ, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ। अगर सरकारी दफ्तर डीसी ऑफिस का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूँ। बराए मेहरबानी लोगों को पैसे ना दें। हमने ये सिस्टम निकाला है कि आपको चालान दिया जाएगा, कैश किसी को ना दें। ये चालान जाके बैंक में जमा कराएं और चालान की कॉपी आके दें। और उसके बाद अगर आपको अगले 2-3 दिनों में आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता तो तब भी मुझे बताएं कि जी मैंने टैक्सेस जमा कराए हैं, ये सबूत है। ज़ाहिर है एक कॉपी आपके पास भी होती है जो एप्लीकेंट होता है। तो अगर आपको वो टैक्सेस की कॉपियाँ हैं मेरे पास आ जाएँ, मैं खुद एक्शन लेना मेरा काम है, बट मुझे ज़रूर बताएं। तो ये एक छोटा सा इशू था, इंपॉर्टेंट इशू भी था। मैंने कहा कि देर ज़रूर हो गई है, बट देर सवेर होती रहती है, बाकी चीज़ें भी चलती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट काम था, हम बाकी चीज़ें की तरफ भी आएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये काम है तो हमने कहा एक आपकी मदद से हम इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैं अगेन आखिर में ख़त्म करने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपकी मदद के बगैर, एज एन अवाम की मदद के बगैर ये काम आगे नहीं चल सकता। बराए मेहरबानी अगर आप परचेज़र हैं या सेलर हैं, बेचने वाले हैं या ख़रीदने वाले हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है कि आप ख़जाना ऑफिस जाएंगे, वहाँ से स्टैम्प पेपर निकलवाएंगे, वसीका नवीस के पास जाएंगे, लिखवाएंगे, पार्टीज अपीयर होंगी सब रजिस्ट्रार के पास और ये चालान लेके और फिर बैंक में जमा कराएंगे। तकलीफ़ ज़रूर है, बट इसमें सब में आपका भला है, क्योंकि हम सब बदनाम होते हैं एज सरकारी अफसर कि जी एज सरकारी ऑफिस के ये पैसे लिए जा रहे हैं। थोड़ी बात आगे क्लैरिटी आए कि आपसे पैसे मांग कौन रहा है, मतलब हमें भी पता लगे कि ऐसे ना हो कि बाहर में एक रोड बंदा बैठा हुआ है टेबल लगा के और वो आपको पैसे कह रहा है कि जी मेरे से तो डीसी ने पैसे लेने हैं, इसी ने पैसे लेने हैं या सब स्टार ने पैसे लेने हैं। तो चीज़ थोड़ी बाहर आए, मतलब जो वसीका नवीस है वो भी उसका अपना वो कारोबार कर रहा है, उसका हक है वो आपसे अपनी जो है ना वो कंपनसेशन चार्ज करे, बट जायज़ कंपनसेशन चार्ज करनी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप रजिस्ट्री लिखवाने जाते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि यार जायज़ क्या है। उसने डॉक्यूमेंट को फ़र्द से लेके डिटेल लिखनी है ना, टाइप करके और कंप्यूटर से मुझे निकाल के देनी है, तो उसका कितना मुआवजा बनना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। वो आपसे 1,000 मांगता है, 500 रुपये होता है, वो हर किसी का उसका अपना कारोबार है, वो आपसे बात करेगा कि जी मैं इतने तो पैसे लूँगा। ये वही बात है कि आप कपड़ा लेने जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं, वो आप उससे डील करते हैं कि जी कितने पैसे लेने। तो मैं अगेन आखिर में ख़त्म करते हुए रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दफ्तर का कोई मुलाजिम अगर आपसे पैसे मांगता है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं हाज़िर हूँ उसके लिए। बहुत शुक्रिया जी। पहला सवाल जो आपने मुझे कहा कि कंप्यूटराइजेशन, सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद बाकी सूबे भी अभी तक डॉक्यूमेंट की ट्रांसफ़र परचेज़ जो है ना, मैं रजिस्टर्ड डीड की बात कर रहा हूँ। पंजाब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़रूर कर दिया, वो उनकी जो फ़र्द है वो ज़रूर कंप्यूटराइज निकलती है, बट जितनी मुझे नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जितनी मुझे नॉलेज है कि जो रजिस्टर्ड डीड है वो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुई। हम भी उस पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, हम भी उस पर काम चल रहे हैं। तो उस पर काम ज़रूर चल रहा है। मैं डेट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कोई और कर रहा है तो मैं आपको डेट नहीं दे सकता। दूसरी सर बात यह है कि देखिए मैंने आपसे अर्ज़ की कि टाइम दफ्तर का है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो हम भी बैठे होते हैं, मैं तो रात को 8 बजे तक बैठा होता हूँ, लेकिन 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि सर तकलीफ़ ज़रूर है। ये जो 5 ऑफिसेज मैंने आपको बताया, चालान जमा होने ना सर बैंक में, वो ज़ाहिर है बंदा जाएगा तो दूसरा आसान हल तो ये है कि जी बाहर एक बंदे को लमसम पैसे पकड़ाओ
और वो सारी फटीक करेगा, वो आपसे कमीशन भी चार्ज करेगा और नाम हमारा ख़राब होगा कि जी मैंने सरकार को भी पैसे देने हैं। तो हम उस देखें फ्यूचर उसका ज़रूर है कि हमने एक प्रपोजल भी दिया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि हम एक वन विंडो बनाएं। वन विंडो से मुराद ये है कि वहाँ एक अच्छा सा हॉल हो, अच्छी सीटिंग हो, वहाँ बैठने की जगह हो जहाँ फैमिलीज बैठ भी सकें, और वहाँ आके ये सारा टोकन सिस्टम पे काम चले। हम उस तरफ ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे जो ऑफिस है ना है साफ़ सुथरे। आप जाएँ, फ़ोटो जहाँ हो रहा है, बाकी जहाँ सब विचार बैठा है, साफ़ सुथरी जगह है, लोग आ सकते हैं। तो हम अब अच्छाई की तो लिमिट ही कोई नहीं है ना, अच्छे से अच्छा होता जाता है। तो हम उस तरफ ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ की कि फिर भी बैंक में पैसे तो आपने खुद जमा कराने हैं ना, वो तो आप कंप्यूटराइज भी कर लें। आपको चलान, मैंने तो कहा चलान ही आपको दिए जाएंगे, ये सरकार की सर्टिफाइड जो है ना वो इशूड चलान कॉपीज़ हैं, ये हम आपको लिख के देंगे। बैंक में भी तो आप पैसे जमा कराने जाते हैं ना, बैंक में लिखते हैं आप। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो बैंक से मदद लेते हैं कि जी मेरा अकाउंट है, मुझे लिख के दे दो। वो लिख के देता है, लाइन में ज़रूर खड़ा होता है, उसको टोकन भी इशू होता है। अब बैंक्स में आप जाएँ तो वहाँ टोकन सिस्टम आ गया है, तो तकलीफ ज़रूर होती है। मतलब मैं भी बैंक में अपने में जाता हूँ तो दायरे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, टोकन निकालते हैं, आपकी बारी शायद 20 मिनट बाद आती है। तो ये तकलीफ ज़रूर है, बस इसमें सबकी अच्छाई है।